हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे। जी हाँ, 2022-23 का बिहार इकोनॉमिक सर्वे हम डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। जैसा कि आपको पता है 78th बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन यानी प्री की बात हम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है और इसका आज के इस लेक्चर से आप प्री के लिए तो प्रिपेयर करोगे ही, आप मेंस के लिए भी यहाँ से डेटा रख सकते हो। हालांकि मेंस एग्ज़ामिनेशन से पहले मैं एक इकोनॉमिक सर्वे जो लाऊंगा वो बिल्कुल मेंस एग्ज़ामिनेशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम कुछ बेसिक की बात कर लेते हैं। तो बेसिक अगर देखा जाए तो इस बार यानी कि 2023-24 का ये सर्वे है और ये 24 फरवरी को 12 फरवरी 2024 को इसको रिलीज़ किया गया था। और इसको प्रेजेंट किसने किया था? तो हमारे बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दोनों ही हैं। कौन है? फ़िलहाल सम्राट चौधरी। तो इन्होंने ही ये इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया था। और मैं बताऊं, ये हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है ये 18th इकोनॉमिक सर्वे है। नंबर याद रखिएगा, ये कौन सा इकोनॉमिक सर्वे है इस बार का? 18th इकोनॉमिक सर्वे है। आप पूछोगे ये 18th इकोनॉमिक सर्वे है तो पहला इकोनॉमिक सर्वे कब आया था? तो ये भी याद रखिएगा, पहला आपका इकोनॉमिक सर्वे 2006-07 में आया था। ये पहला इकोनॉमिक सर्वे। कौन थे फाइनेंस मिनिस्टर? तो लेट सुशील कुमार मोदी जी, जिनका हाल ही में कैंसर से निधन हो गया है, वो थे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये हमने बात कर ली बेसिक की। तो यहाँ पे हमने हैंड रिटन में सारे नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए और मैं आपको इसका ओरिजिनल पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा इकोनॉमिक सर्वे का ऑफिशियल पीडीएफ। यहाँ पे हमने आप देख रहे होगे, ये पूरा हमें पढ़ना पड़ा है और पढ़ के सारे हाइलाइट्स किए हुए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको ये पीडीएफ हो या फिर हैंड रिटन नोट्स हो, ये सारा कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। बीपीएससी सिंप्लीफाइड का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। बिहार जीएसडीपी 2022-23 का यहाँ पे पूछा गया है। यानी जीएसडीपी यानी जो नेशनल लेवल पे जीडीपी होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे हो रहा है, यानी कि स्टेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहला है जीडीपी यानी जीएसडीपी एट करेंट प्राइसेस। करेंट प्राइसेस यानी इसमें जो है ना महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन ऐड ऑन करके ये आपको बताया जा रहा है करेंट प्राइसेस। तो ये है 15.5% का ये ग्रोथ रेट बिहार में दिखा रहा है करेंट प्राइसेस पे हम बात करें तो। कांस्टेंट प्राइसेस में क्या होता है, किसी एक ईयर को बेस ईयर मान के चला जाता है। जैसे फ़िलहाल के लिए 2011-12 का जो है वो बेस ईयर है, तो वो कांस्टेंट प्राइसेस हैं 2011-12 के कंपैरिजन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 10.6% का आपका ग्रोथ रेट बिहार में है, जो कि सेकंड पोजीशन है सारे स्टेट में। फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है 11 पॉइंट कुछ। नेक्स्ट आते हैं नॉमिनल पर कैपिटा इनकम। तो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम, तो ये भी कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, नॉमिनल जो है जिसमें कि इन्फ्लेशन जो है वो ऐड ऑन है, और जो रियल है उसमें इन्फ्लेशन माइनस है, उसमें इन्फ्लेशन ऐड ऑन नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम निकलता कैसे है? तो टोटल जो जीडीपी होगा स्टेट का, टोटल जीडीपी के प्लस स्टेट के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है और इस तरीके से पर कैपिटा इनकम यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा आपको याद रखना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 59,637 रुपया ये
नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है। अगर रियल पर कैपिटा इनकम की बात करें तो सिर्फ 35,119 रुपया है। एक व्यक्ति, इसमें कहा जा रहा है कि बिहार का एक व्यक्ति कम से कम 35,119 रुपया कमाता है। अब यहाँ पे देखिए कि प्राइमरी सेक्टर का जीवीए में कितना शेयर है, ये पूछा जा रहा है। जीवीए देखिए दो तरीके से, जो नेशनल इनकम होता है ना, नेशनल इनकम, ये दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया जीडीपी, और दूसरा जो है जीवीए, या फिर इसी में एस लगा देगा तो वह स्टेट का हो जाएगा। ठीक है, जीएसबीए यानी ग्रोस वैल्यू एडेड। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जीडीपी जो है ना, ये कंज्यूमर साइड से बोला जाता है। जीडीपी जो है वो कंज्यूमर साइड से कैलकुलेट किया जाता है, जबकि जीवीए जो है ना, ये प्रोड्यूसर बोले या फिर मैन्युफैक्चरर साइड से कैलकुलेट किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो, कंज्यूमर में जब आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, जब हम कोई मान लो एक पार्ले जी का बिस्किट हमने ख़रीदा, तो इसमें कुछ टैक्स भी हम दे रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे टैक्स जो है वो ऐड ऑन है, इसको हमने ख़रीद लिया। हमारे पास जब ये हमारे पास आया तो टैक्स ऐड ऑन करके आया, तो ये कंज्यूमर साइड से ये पूरा जीडीपी ये पूरा हुआ। और यही अगर जीवीए निकालेंगे तो टैक्स जो है, टैक्स को यहाँ पे माइनस कर देंगे, और इसमें जीवीए में ना प्लस सब्सिडीज़ ऐड कर देंगे, क्योंकि सरकार वगैरह जो है वो मान लो कि कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसको सब्सिडीज़ भी कभी कभी देती है। तो वो अगर वो सब्सिडीज़ वो मिला है तो उस सब्सिडीज़ को उस सब्सिडीज़ को ऐड ऑन कर दिया जाएगा और टैक्स को यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। तो ये जीवीए के साइड से ये कैलकुलेट होगा ग्रोथ रेट। समझ रहे हो बात? चलिए, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो प्राइमरी सेक्टर आप समझ रहे होंगे। प्राइमरी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आ जाता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर में बात करो तो सर्विसेज आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये जो होता है कॉल सेंटर जो है वो क्या कर रही है, वो एक सर्विस दे रही है। ठीक है, अब जिस तरीके से अब मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे आ गया, ये सब टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, तो देखिए ये मैं थोड़ा सा बेसिक इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स पहली बार दे रहे हैं तो उनको बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा। प्राइमरी सेक्टर का कितना % कंट्रीब्यूशन है हमारे पूरे स्टेट के जीवीए में? मात्र 20%। सेकेंडरी सेक्टर का मात्र 20%, और टर्शियरी सेक्टर का देखिए 60% कंट्रीब्यूशन है हमारे स्टेट के जीवीए में, ग्रोस वैल्यू एडेड में। कितना? 60% का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आपको पता होगा जो स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग अपना रोज़गार कर रहे हैं, वो है प्राइमरी सेक्टर। यानी कि जो सेक्टर हमारे राज्य को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा दे रहा है, उस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे पूरे स्टेट के इनकम में सिर्फ और सिर्फ 20% ही है। तो इसलिए ही हमारे किसानों की हालत जो है वो ख़राब है, इसलिए ही वो उनका ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं।
हालांकि इस तरीके का ही पूरे देश भर में भी कुछ इस तरीके का ही कैलकुलेशन बैठता है कि प्राइमरी सेक्टर में ही जो लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम अभी बिहार की बात कर रहे हैं। अब ग्रोथ देखिए जीबीए में, जीबीए का ग्रोथ प्राइमरी सेक्टर में 6.7% का ग्रोथ है। अच्छा, थोड़ा कन्फ्यूज़ मत होइएगा, यहाँ पे हमने शेयर की बात करी है। मान लीजिए कि हमारे देश का पूरे देश कह रहा हूँ, पूरे स्टेट का, पूरे बिहार का 100 रुपीज़ का इनकम है। इस 100 रुपीज़ के इनकम में प्राइमरी सेक्टर से कितने रुपए का इनकम आ रहा है? 20 रुपये का। सेकेंडरी सेक्टर से कितने रुपए का इनकम आ रहा है? 20 रुपये का। टर्सरी सेक्टर से कितने रुपए का आ रहा है? 60 रुपीज़ का। ठीक है, अब समझ गए, ये शेयर की बात कर रहे हैं। अब हम अगली बात कर रहे हैं, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या ग्रोथ रेट है? ये हमें ये जो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे है वो क्या बताता है? तो 6.7% का ग्रोथ है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर कितना से ग्रो कर रहा है? 6.8% से। और टर्शियरी सेक्टर देखिए बहुत ही कमाल का ग्रोथ कर रहा है और वो 13% से ग्रोथ कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने स्किल्ड लोग नहीं हैं बिहार में ताकि वो टर्शियरी सेक्टर में वर्क कर सके और इस सबसे ज़्यादा 13% के ग्रोथ का बेनिफिट ले सके। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे स्किल्ड लोग चाहिए। स्किल्ड लोग होंगे तो ये टर्शियरी सेक्टर में लोग का एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे भी बढ़ेगा। यहाँ पे वही बात देखिए, द प्राइमरी सेक्टर हैज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट एंड द लोवेस्ट इन द जीवीए इन बोथ बिहार एंड इंडिया। तो बिहार और इंडिया दोनों का ही सेम कंडीशन है कि प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट तो सबसे ज़्यादा दे रहा है बट जीवीए में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट देखें तो बिहार में इन्फ्लेशन रेट कितना है? 5.5% का। ठीक है, ये डेट एक दिया गया है कि इसके बीच की बात हम कर रहे हैं, लेकिन देखिए इकोनॉमिक सर्वे में जो दिया है 5.5% का अभी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है बिहार में, वो चीज़ें ध्यान रखना है। फिर आगे आ जाते हैं नेक्स्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शेयर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर शेयर की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो टर्म है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या इस टर्म को आप जानते हैं, समझते हैं कि जो हमारी जैसे बजट निकलता है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शेयर और कैपिटल एक्सपेंडिचर शेयर भी दिया जाता है। कितना का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किएंगे। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो पिछला बजट सरकार ने निकाला था ना, बिहार सरकार ने, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो पूरे 100% का 79.3% जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ और उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, यानी कैपिटल पे खर्च कितना हुआ? तो उसका 20.7% जो है वो कैपिटल पे खर्च होता है। अभी ये क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है क्योंकि ये इसमें ही नहीं बल्कि जब मैं बजट आपके साथ डिस्कस करूँगा ना तो बजट में भी ये टर्मिनोलॉजी आएगा और ये अगर आप नहीं समझते हो तो थोड़ा सा इसको देखने में प्रॉब्लम आएगा। तो ये टर्म ज़रूर आपको समझना है। रुकिए मैं आपको बता देता हूँ इसको डिटेल में। चलिए, तो हम तो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन हम इसको बजट से रिलेट करके बात करते हैं। तो बजट में ना एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। ठीक है, क्या है? रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट का दो पार्ट्स होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट का दो पार्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसिप्ट जो वर्ड आ रहा है आपका, उसका सिंपल मीनिंग समझिए। रिसिप्ट यानी कि रिसीव, एक इंग्लिश का ये वर्ड होता है रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव्ड मतलब लेना, यानी कि सरकार को ये पैसे मिले। और एक्सपेंडिचर जो वर्ड है इसका मतलब तो आपको पता ही है, खर्च। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा पहले एक समझिएगा। रिसिप्ट मतलब मिला, इतना पैसे गवर्नमेंट को मिला, और एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ने इतना खर्च किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जानना है रेवेन्यू रिसिप्ट
और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है। यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ सरकार को पैसे मिले लेकिन रेवेन्यू के फॉर्म में, सरकार को यहाँ पैसे मिले कैपिटल के फॉर्म में। ये किस तरीके से हो रहा है, ये आप इसका डिफरेंस समझना। जैसे यहाँ पे खर्च आप कर रहे हैं लेकिन रेवेन्यू, यहाँ पे खर्च जो कर रहे हैं उसमें कैपिटल लिखा गया है। तो ये भी समझने की बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बजट जो है वो आपका बिल्कुल रटंत विद्या टाइप हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या यहाँ पे आपको बोल रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर नॉट रिक्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, हेंस दे डोंट इम्पैक्ट द लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा रिसिप्ट होता है ना कि ये बस सरकार को मिल जाता है, लेकिन सरकार फिर इसको दोबारा बैक लौटाना नहीं पड़ता है। ठीक है। अब इसी रेवेन्यू रिसिप्ट में दो टाइप का होता है, टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू हो गया और दूसरा हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। ये सरकार को पैसे प्राप्त हो रहे हैं जो सरकार को इससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स और अदर टैक्सेस के थ्रू इन्हें रेवेन्यू मिल रहा है। और वहीं नॉन टैक्स अगर आप देखो तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ लोन के तौर में सेंट्रल, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है तो लोन्स के तौर में मिल रहा है और अलग अलग तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। वो चीज़ें मैं आपको बिहार वाले में भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से समझो। तो ये टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू हो गया ये रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हम आ जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट हमने देखा, कैपिटल रिसिप्ट पे आइए डायरेक्ट अभी। हाँ, उस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, दोनों एक्सपेंडिचर साथ में करेंगे। अब कैपिटल रिसिप्ट यहाँ पे देखिए। ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट होता है कि इसमें सरकार को जो प्राप्त होता है, ऑल दोज रिसिप्ट जो सरकार को प्राप्त हो रही है वो क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल एसेट। एक तो कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है और दूसरा सरकार का जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना उसको कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसमें कैसे, तो एक है डेट क्रिएट कर रहा है, एक नॉन डेट क्रिएट कर रहा है। अब जो डेट क्रिएट कर रहा है उसमें लोन, अगर सरकार फिर से कहीं से फ्रेश लोन लेती है, लोन लेकर ये काम कर, और आपको पता है हर बार जो है सरकार का एक ये बनता है कि उसमें वो लोन लेती है। तो यहाँ पे डेट क्रिएट हो रहा है तो ये सरकार के किस अकाउंट में जा रहा है, कैपिटल रिसिप्ट में ये जा रहा है। ठीक है। फ्रेश लोन तो ले रहा है लेकिन यहाँ पे सरकार का लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है कि इसको इस लोन को चुकाना भी पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है। ये चीज़ें हैं। फिर एक है नॉन डेट क्रिएटिंग, यहाँ पे डेट नहीं क्रिएट हो रहा है, मतलब कोई यहाँ पे सरकार कोई चीज़ एक तरीके से सेल कर रही है, अपना जो एसेट है वो सेल कर रही है और इसको पैसे सरकार को सिर्फ अमाउंट मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन सरकार को ये दोबारा देना नहीं है, लायबिलिटीज़ यहाँ पे नहीं आ रही है। जैसे सरकार ने लोन्स रिकवर कर लिए, यानी सरकार ने किसी को लोन दे रखा था वो लोन लिया। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइज जो भी PSUs हैं उनको जो घाटे पे चल रही है उनको सरकार ने सेल कर दिया। ठीक है। जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, यानी सरकार को पैसे कैसे आते हैं ये हमने बात कर लिया। अब सरकार खर्च किस किस पे करती है वो चीज़ें यहाँ पे देखिए। ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इसमें जो सरकार खर्च करेगी इसमें सरकार को कोई भी फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होने वाला है, कोई कुछ भी बेनिफिट नहीं। जैसे डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनके लिए खर्चे जो है उनको सैलरी वगैरह दिया जा रहा है, सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये सब जो दिया जा रहा है इससे सरकार को बाद में फिर पैसे ये सब मिलने वाले नहीं हैं।
ऑफरिंग वेरी बहुत सारे सर्विसेज जो हैं सिटीजन्स के वो चल रहे हैं, तो वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से इस तरीके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाते हैं, यहाँ से ये खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च होता है जहाँ पे सरकार को बिल्कुल ही कोई फिर वापस रेवेन्यू नहीं मिलती। और वहीं पे अब देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को। आप अगर देखो तो ये कैपिटल यानी कि अगर कैपिटल पे सरकार खर्च कर रही है, यानी कि सरकार ना लॉन्ग टर्म एसेट बना रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, एंड इससे सरकार को प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। मतलब सरकार यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो खर्च कर रही है उसका सरकार को फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए एक एसेट्स क्रिएट हो रहा है और उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं तो कोई एसेट क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पे कौन सा, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट क्रिएट हो रहा है, जैसे रोड बन रहा है, स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस, ये हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ये देखिए, ये वाला टेबल देखिए, ये बिहार सरकार का है जो इकोनॉमिक सर्वे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें आप देखो यहाँ पे टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ पे रिसिप्ट की हम बात करें, और टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है बिहार सरकार 2023-24 में। तो ये कुछ यहाँ पे अमाउंट आपको दिख रहा होगा। और टोटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है, तो टोटल रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स इन एड एंड कंट्रीब्यूशन, ये तीन चीज़ें आ जाता है। फिर यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर में जनरल सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट, सोशल सर्विस जो है ये बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप देखोगे स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो है सोशल सर्विसेज पे भी खर्चा होने देखेगा आपको। फिर इकोनॉमिक सर्विस, ग्रांट्स इन एड, ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आप ये देखो। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट देखो, ये कैपिटल रिसिप्ट में पब्लिक डेट आ जाएगा, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस जो हमने बताया। कैपिटल रिसिप्ट में आपको ये अमाउंट कुछ है जो कैपिटल रिसिप्ट है, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो खर्च, तो ये जो अमाउंट है ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो बात। तो ये है टोटल रिसिप्ट, सरकार को जो पैसे आते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सरकार पैसे उसको किस तरीके से खर्च करती है, जिसमें कि एसेट बनता है या नहीं बनता है, और यहाँ पे जो है वो एक आप देख पा रहे होगे। तो चलिए दोबारा हम अब आते हैं अपने इस वाले टॉपिक पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शेयर कितना शेयर है, 79.3%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर शेयर 20.7% है। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, तो ये अभी हमने वहाँ भी डिस्कस किया, और यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट आप देखो तो कैपिटल रिसिप्ट मात्र 48,325 है, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट ये है 72,600, सॉरी 1,00,000, एक्चुअली 1,72,688 करोड़ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है वो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है जीएसवीए में, तो 20% का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा प्राइमरी सेक्टर की बात ही हम कर रहे हैं, तो 20% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। नेट सोन एरिया से बीपीएससी भी सवाल पूछ चुका है पहले भी, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि बिहार के जो क्षेत्रफल हैं, जो जोग्राफिकल एरिया हैं, उसके कितने परसेंट पर या फिर कितने हेक्टेयर्स में ये किया जाता है, यानी कि बोया जाता है, मतलब वो फर्टाइल है एक तरीके से खेती करने के लिए। तो आप देखो यहाँ पर नेट सोन एरिया है 50.70 लाख हेक्टेयर्स। कितना? 50.70 लाख हेक्टेयर्स, जो कि कितना परसेंट है टोटल बिहार के जोग्राफिकल एरिया का। बिहार के टोटल जोग्राफिकल एरिया के 54.2% पर खेती होती है, 54.2% पे। ठीक है, बिहार 5 कृषि कर्मण अवार्ड्स भी जीत चुका है।
कितने 5 कृषि कर्मण अवार्ड्स जीत चुका है। किस चीज़ के लिए? तो चावल, राइस, गेहूँ और मक्के की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है। हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। ये शामिल है आपका 7 निश्चय 2 में। ठीक है। 7 निश्चय एक वन स्कीम आया था पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बिहार के लिए ये सरकार ये चलाती है, और ये 7 निश्चय 2 है। तो 7 निश्चय 2 में हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके तहत जो है इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है गांव में जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है। उसके बाद में जलाशय और ये सब चीज़ें जो है ना, इन सब चीज़ के लिए अमाउंट एलोकेट किए गए थे, इस पर कितने खर्च किए गए हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया था। ठीक है। लेकिन वो सारे अमाउंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डेटा को रटने से होता नहीं है। इम्पॉर्टेंट डेटा को रखिए, और बाकी इस तरीके के जो इकोनॉमिक सर्वे में स्कीम्स वगैरह होते हैं वो भी इम्पोर्टेंस रखता है। जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना, ठीक है, इसके तहत क्या होगा? तो फिश आउटपुट फ्रॉम ऑल रिजर्वायर्स, स्टॉक फिंगरलिंग्स एंड इंस्टॉल केजेस इन द स्टेट जो है इम्प्रूव किया जाएगा, यानी कि फ़िश प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाई जाएगी इस स्कीम के तहत। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है एक, और एक है मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना। इसके तहत बिहार सरकार क्या कर रही है? ये 2 योजनाओं के तहत तो सब्सिडाइज पावर दे रही है, बिजली दे रही है सब्सिडीज़ पे, बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, यानी कि खेती करने के लिए ये सब्सिडाइज पावर दिया जा रहा है। रिड्यूसिंग क्रॉप प्रोडक्शन कॉस्ट एंड बेनिफिटिंग फार्मर, जिससे कि फार्मर्स को बेनिफिट हो और क्रॉप को उगाने की जो कॉस्ट है वो फार्मर्स को कम लगे, ताकि इसलिए सब्सिडाइज्ड पावर यानी बिजली दिया जा रहा है। किसके तहत? 2 स्कीम्स हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों स्कीम बिहार सरकार की हो। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये जो है ये केंद्र सरकार की है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधी योजना ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है। फिर है एक जैविक कॉरिडोर स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके तहत बिहार सरकार जो है इस्टेब्लिश कर रही है एक क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनिक फार्म्स अलोंग बैंक्स ऑफ गंगा। तो गंगा नदी के किनारे जो भी खेती करते हैं, जो भी किसान हैं, करीबन ऐसा 13 जिलों को सिलेक्ट किया गया है जैविक कॉरिडोर स्कीम के तहत, जिसमें कि नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाए बिना केमिकल फर्टिलाइज़र्स के इस्तेमाल का। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने जैविक कॉरिडोर स्कीम लाया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर यहाँ पे आईटी पॉलिसी 2022 की बात करी जा रही है। तो बिहार सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है आईटी पॉलिसी 2022, जिसके तहत ये कैपिटल सब्सिडी देते हैं, लीज रेंटल सब्सिडी देते हैं, पावर टैरिफ सब्सिडी देते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी भी देते हैं। अगर इसको आप देखना चाहो कि ये जो पूरा मतलब आप जानना चाहते हो कि बिहार आईटी पॉलिसी 2024 है क्या, तो आप यहाँ पे ये सारा कुछ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं द न्यू टूरिज़्म पॉलिसी 2023-28। 2023 से 28 तक का ये न्यू टूरिज़्म पॉलिसी बिहार सरकार ने लाया है। इसके तहत ये करेंगे क्या? ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, क्रिएट करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एफिशिएंट वर्कफोर्स, जिसके तहत और एफिशिएंट वर्कफोर्स यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। स्पेशलाइज्ड टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे क्रिएट की जाएगी। ठीक है, बेसिकली ये टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए न्यू टूरिज़्म पॉलिसी लाई गई है। एंड दिस विल ऑल्सो इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द टूरिस्ट। और इस पॉलिसी के तहत जो टूरिस्ट आएंगे बिहार में, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाएगा। एंड डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और थीम बेस्ड जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी इस पॉलिसी के तहत बिहार में डेवलप किए जाएंगे। थीम बेस्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे कि
बुद्ध से जुड़ी जितनी भी प्लेसेस हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी रोड से जोड़ दिया जाएगा, या फिर अगर रोड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो वहाँ से बस वगैरह कुछ रेगुलर टूरिज़्म के लिए चला दिया जाएगा। तो इस तरीके से कुछ उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा कि जो भी प्लेसेस हैं वो सारे लोग अगर एक प्लेसेस पे घूमने आए तो इस प्लेसेस को भी घूम लें, इस प्लेसेस को भी घूम लें। ठीक है, इस तरीके से ये थीम बेस्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे क्रिएट करने की बात करी जा रही है इनके न्यू टूरिज़्म पॉलिसी के तहत। अगला है एग्रीकल्चर रोड मैप। तो चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप है, और एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में हमने करेंट अफेयर्स, जो बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, उसमें डिस्कस किया है। 2023-28 का आया है। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया इस बार, मतलब लॉन्च किसने किया, एग्रीकल्चर रोड मैप चौथा वाला की बात कर रहे हैं तो ये हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और इसी एग्रीकल्चर रोड मैप के तहत बिहार स्टेट जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम भी लाया गया है। ठीक है, जैगरी आप समझ रहे होंगे, गुड़ का, मीठा का। ठीक है, कि इस्टेब्लिश 405 जैगरी यूनिट्स यानी गुड़ बनाने की यूनिट्स यहाँ पे बैठाए जाएंगे अगले 5 सालों के अंदर, ये कहा गया है एग्रीकल्चर रोड मैप में। एग्रीकल्चर रोड मैप चौथा जो है आया है वो 2023-2028 तक के लिए है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी। अगर रोड डेंसिटी की बात करें यानी कि 1000 किलोमीटर पे, ठीक है, पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसमें बिहार जो है वो 3rd पोजीशन पे आता है। अगला है व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, यानी कि जो व्हीकल चल रहे हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं ना, उनसे जो एयर पोल्यूशन हो रहे हैं उनको कम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, कौन सी स्कीम लाई है। तो बिहार सरकार ने बिहार क्लीन फ्यूल पॉलिसी 2019 लाया था। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लाया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडी देंगे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदते हो तो। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी बिहार सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। स्क्रैपिंग पॉलिसी यानी कि 15 साल से ज़्यादा जो गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ हो जाएंगी वो बिल्कुल ही रोड पे नहीं चलेंगी। इस तरह के स्कीम्स लाई है बिहार सरकार ने ताकि एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है, अच्छा, ई गवर्नेंस में बिहार सरकार ने क्या किया है, क्या अचीवमेंट किया है। ई गवर्नेंस यानी कि आजकल आप देख रहे हो इंटरनेट बेस्ड गवर्नेंस यहाँ पे काम हो रही है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो आप ब्लॉक्स में जाकर यहाँ या फिर जो भी रिलेटेड मंत्रालय है उसके ऑफिस में जाकर आप काम करवाते थे, वो चीज़ें आज आपको डिजिटली हो रही है, वही है ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है बीपीएससी मेंस में भी पूछता रहा है। तो ई गवर्नेंस पे मेंस के लिए मैं वो अलग से एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए लेकर आऊँगा टॉपिक, जिसके थ्रू आप बिहार में ई गवर्नेंस कैसे मदद हो रही है वो समझ में आएगा। फ़िलहाल प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम यहाँ देख लेते हैं कि ई गवर्नेंस के लिए बिहार सरकार ने अश्विन पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया है, मेधा सॉफ्ट पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया है, और इन दोनों पोर्टल के लिए ना बिहार सरकार को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है ऑलरेडी। बिहार सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है, सब ई गवर्नेंस में आ जाता है। फिर बिहार सरकार का है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112, इसको बिहार सरकार ने कैड से ऐड कर दिया है, यानी कंप्यूटर एडेड डिस्पैच के थ्रू होता है 112। किसी भी इमरजेंसी के लिए आप 112 डायल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटर पे वहाँ पे उनको डिस्प्ले होगा और वो चीज़ें हेल्प करेंगे। फिर बिहार सरकार ने 44 साइबर पुलिस स्टेशन भी इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, ताकि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। फिर आईसीटी बेस्ड सॉल्यूशन भी बिहार सरकार प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ऑनलाइन सर्विस बिहार सरकार प्रोवाइड कर रही है, जैसे म्यूटेशन के लिए या फिर लगान पेमेंट के लिए, जमाबंदी करेक्शन एट्सेट्रा। इन सब चीज़ें जो है वो आजकल ऑनलाइन हो रही है। ये आईसीटी बेस्ड सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि बिहार सरकार ये सारी इनिशिएटिव ले रखी है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है,
आगे हम क्या बात कर रहे हैं, तो पावर कंजप्शन से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो पावर कंजप्शन यानी कि बिहार में पर इंसान कितना बिजली यूनिट यूज़ कर रहा है, तो 339 यूनिट पर कैपिटा है। कंजप्शन कितना है, 339 किलोवाट आवर, ये 2021-22। यानी कि देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप जब बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो आप थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे, क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार इकोनॉमिक सर्वे ऊपर में तो आपको लिखा रहेगा कि बिहार सरकार 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे दे रहा है। ठीक है, क्योंकि एक साल पहले का ही इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो ठीक है 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे। लेकिन आप अंदर अगर देखोगे तो बिहार सरकार ने दिखा रखा होता है कि 2021-22 का। तो जो भी चीज़ें ज़्यादातर बता रहा हूँ मैं, वो 2021-22 का ही है। तो आपसे उतना अथी नहीं पूछेगा, लेकिन आपके एक कॉमन सेंस के लिए मैं ये चीज़ें बता दे रहा हूँ कि अंदर जो डेटा रहता है बिहार सरकार का, वो 2021-22 का रहता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का नाम जो है वो 2023-24 ही है। ठीक है, तो जब वहाँ पूछता है कि 2023-24 के अकॉर्डिंग बताइए, तो फिर आपको यही डेटा देना है। ठीक है, 329 पर कैपिटा कंजप्शन है पावर का। अब जो बिहार में पावर का इस्तेमाल हो रहा है, उसका 31% जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो रहे हैं, और बाकी के पूरा का पूरा 69% जो पावर का इस्तेमाल हो रहा है वो थर्मल पावर है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। 2016 से 2020 तक की अगर हम बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिहार में कितना है, तो अब ऑन एन एवरेज बिहार का एक व्यक्ति जो है वो 69.5 साल तो ज़िंदा रहता ही है, 69.5 ईयर्स। ठीक है, तो ये पहले जो है थोड़ा सा कम था, यानी कि ये करीबन 68.12 ऐसा कुछ था, जो कि अब बढ़ गया है तो 69.5 ईयर्स हुआ है। तो ये बिहार की इकोनॉमिक सर्वे में सरकार बता रही है। बिहार सरकार ये भी हमें बता रही है कि पूरे देश भर में ना हमने पहली बार ग्रीन बजट इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, देश का पहला ग्रीन बजट जो है वो बिहार ने इंट्रोड्यूस किया है, और वो 2019 में किया है। किस चीज़ के लिए, जल जीवन हरियाली अभियान। अभी हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि जल जीवन हरियाली अभियान पे पिछले साल हमने कितना खर्च किया है, वो सारा कुछ यहाँ पे क्योंकि डेटा दिया रहता है। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसके सारे के डेटा दिए गए हैं कि उस पर कितना खर्च हुआ है। ये सब जैसे पावर पे कितने खर्च हो रहे हैं, कितने बढ़े हैं, और ये सब कुछ। ठीक है, और ये ई गवर्नेंस पे क्या खर्च हो रहा है, क्या सब कुछ वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे वाले पीडीएफ में आपको दिया गया है। लेकिन पूरा आपको चट नहीं कर जाना है, पूरा आपको बिल्कुल मास्टर नहीं बनना है इकोनॉमिक सर्वे का। आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से निकालने हैं, ताकि एग्जामिनेशन में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 3 से 4 मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक सर्वे से पूछ सकता है। ठीक है, और मिनिमम आप देखो तो 1 या 2 ही पूछता है, अदरवाइज मैक्सिमम 3 से 4 सवाल पूछ देगा। कभी कभी होता है 5 सवाल, तो ये 4-5 सवाल ये कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, अब लास्टली हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ बात बताएंगे जो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में काम होता है, और ये भी हमने इकोनॉमिक सर्वे से निकाला है। ठीक है, अब कभी कभी आपसे पूछ देता है ना बीपीएससी कि बताओ कि मिल्क प्रोडक्शन में ना बिहार कितना पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किया है। तो मिल्क लाख टन में यहाँ पे है, तो पिछले साल 125.03 लाख टन जो है 2022-23 में बिहार ने मिल्क यानी कि दूध का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, फिर अगला एक चीज़ है कि वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा कौन सा वेजिटेबल्स बिहार प्रोड्यूस करता है, तो इकोनॉमिक सर्वे आपको क्लियरली बता रहा है कि सबसे ज़्यादा बिहार जो है आलू का प्रोडक्शन करता है। 26.8% जो है वो आलू का प्रोडक्शन करता है, और सेकंड पोजीशन पे है ओनियन प्याज का। तो टॉप 3 आप देखिए, आलू फर्स्ट पे है, सेकंड पे प्याज, और थर्ड पे बैंगन है, ब्रिंजल है। ठीक है, तो ये टॉप 3 वेजिटेबल्स हैं जो बिहार प्रोड्यूस करता है। फिर आगे अगर अब हम देखें फ्रूट्स की बात करें, तो बिहार में आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन होती होगी?
अब हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा पता है हम लोग की लीची, ठीक है, तो हम लोग फट से अगर आया तो फट से हम लोग लगाएंगे कि लीची का प्रोडक्शन बिहार में ज़्यादा होता है, ठीक है। हम लोग मुजफ्फरपुर का लीची जान रहे हैं या फिर मैंगो का बोल दें, क्योंकि ये लोग इन सब चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है। लेकिन आप देखो यहाँ पे बनाना, केले का सबसे ज़्यादा बिहार में प्रोडक्शन होता है 45.7%। जितना फलों का प्रोडक्शन हो रहा है पूरे बिहार में, उसका 45.7% तो सिर्फ़ और सिर्फ केले का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर सेकंड पे है पाइनएप्पल, थर्ड पे है पपाया। तो ये टॉप 3 फ्रूट्स हैं बिहार में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। आगे हम बात करें, अच्छा, लैंड यूटिलाइजेशन, जो हमने सोन एरिया आपको बताया था कि कितना है, तो नेट सोन एरिया आपको कितना 54.2% है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा एरिया है सेकंड पे, तो नेट सोन एरिया तो आपने देखा कि 54.2% है। और लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अब वो ज़मीन जिस पे खेती हो ही नहीं सकती है, बिहार में ऐसे भी ज़मीन है जो कि 23.3% है पूरे जोग्राफिकल एरिया का। फिर फैलो लैंड जो है वो 12.6% है। कल्चरेबल वेस्ट जो है वो 0.5% है। और फॉरेस्ट एरिया 6.6% है, बहुत कम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, 6.6%। अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड वो है 2.9%। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ जो इम्पॉर्टेंट बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में जो टर्म्स यूज़ होते हैं उससे सवाल भी बीपीएससी कभी कभी पूछ लेता है, और वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट समझने के लिए भी काम आता है। तो हमने वो सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और हाँ, हम आपका बजट, बिहार का बजट जो है वो भी जल्द ही लेकर आएंगे। और भी मैं कई सारे इनिशिएटिव लेकर आ रहा हूँ ताकि आपके 70th बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि हमारे चैनल का मोटो ही है मेकिंग योर प्रिपरेशन जर्नी सिंपल। तो हम अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आप देखिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह वहीं पे शेयर करूँगा। तो इसका पीडीएफ हमने शेयर कर दिया है, तो इसका पीडीएफ भी आप ले लीजिए, दोनों हैंड रिटेन नोट्स का भी, और जो ऑफिशियल पीडीएफ है इकोनॉमिक सर्वे का वो भी हमने टेलीग्राम पे ही शेयर कर दिया है। पहले एक पुराना टेलीग्राम चैनल था जिसका मुझे अब एक्सेस नहीं है, तो कई लोग वहीं से जुड़े हुए हैं और उनको कोई नोटिफिकेशन वगैरह, कोई अपडेट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, कोई पीडीएफ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जुड़िए हमारे बीपीएससी सिंप्लीफाइड टेलीग्राम चैनल से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी सिंप्लीफाइड। जय हिंद।